नमस्कार साथियों, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त दिलीप कुमार का। और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है जन सामान्य मुद्दे यूट्यूब चैनल पर, जो कि प्रिय मित्र विशाल वर्मा द्वारा संचालित किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और इसकी जो दिनों दिन दूनी रात चौगुनी जो इसके व्यूवर्स बढ़ रहे हैं और इसकी जो रीच बढ़ रही है लोगों तक, उसको देखने के बाद बड़ी खुशी होती है कि उनका ये काम जो सामाजिक कार्यों की दिशा में, सामाजिक उन्नति की दिशा में एक जो है बहुत बड़ा कदम है। और इस कदम में हम सबका सहयोग भी जो है बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसी नज़र में, इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम एक नए मुद्दे पर, नए विषय पर बात करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज की जो तारीख़ है 9 अक्टूबर, और 9 अक्टूबर के दिन एक बहुत ही बड़े और महान महापुरुष का जन्म हुआ था। और उस महापुरुष के बारे में हम क्या कहें, कितना कहें, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और वो अपने कार्यों से, अपने संघर्ष से और अपने राजनीतिक चेतना के कारण पूरी दुनिया में, पूरे भारत में उनकी पहचान है। उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस देश में आज़ादी के बाद दलितों के 2 बहुत बड़े नेता हुए। हालांकि जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उनको सिर्फ दलितों का नेता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंडल कमीशन में उनके अविस्मरणीय योगदान के कारण पिछड़ों का भी बहुत बड़ा नेता होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन आज़ादी के बाद जो 2 बहुत बड़े नेता हुए, उसमें एक तो बाबू जगजीवन राम, और दूसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो मान्यवर कांशीराम जी हैं, जिनका आज जन्मदिन है। और जब इन दोनों लोगों ने दुनिया छोड़ी, अपना शरीर छोड़ा, तो आप पाएंगे कि बाबू जगजीवन राम के नाम पे तमाम संपत्तियां, 55 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहने का जो है गौरव, और उसके बाद में बच्चियों का IPS और बड़े बड़े ओहदे थे। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम जी ने अपना शरीर छोड़ा, तो उनके पास ना कोई संपत्ति थी, ना कोई बैंक बैलेंस था, और ना ही कोई धन दौलत या कुछ संपत्ति थी। उन्होंने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी हासिल किया, वो बहुजनों के लिए छोड़कर चले गए। और पिछड़ों को जाते जाते, दलितों को जाते जाते राजनीतिक चेतना दे गए। और मंडल कमीशन जो लगवाने में उन्होंने भूमिका निभाई, उससे आज पिछड़ों की पीढ़ियाँ जो फल फूल रही हैं, जो उस पर फल लगे हुए हैं, जो लदे हुए हैं फल, उसके बारे में हम कितनी तारीफ़ करें, जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। इसी कड़ी में अब हम चलते हैं तमाम सारा जो है ज्ञान और तमाम सारी बातें लेकर बैठे हुए भाई विशाल जी के बारे में, और उनसे जानेंगे कि आज के बारे में, कि आज का जो दिन है, जो मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन, पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि पे वो उनके बारे में क्या क्या उनके विचार हैं, क्या क्या उनकी भूमिका है, क्या उनकी राजनीतिक चेतना है, इस पर प्रकाश डालिएगा। आप सभी साथियों को सादर अभिवादन, जय जोहार। साथियों, मैं विशाल कुमार आज जी हाँ ऐसे महापुरुष की बात करता हूँ जिनकी विचारधारा ऐसी थी। वो कहते थे कि सरकार बने ना बने, सत्ता मिले ना मिले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन नहीं रोकना चाहिए। जी हाँ साथियों, हम ऐसे महापुरुष, ऐसे बहुजन नायक की बात करते हैं जो कहते थे कि जिस समाज का राजनीति में कोई हिस्सा नहीं है, वह समाज मर चुका है। जी हाँ साथियों, हम ऐसे महापुरुष की आज बात करते हैं जो कहते हैं कि हमको सामाजिक न्याय नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो चाहिए सामाजिक परिवर्तन। जी हाँ साथियों, आज 9 अक्टूबर को मान्यवर श्री कांशीराम जी का निर्वाण दिवस है। आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि एक वीडियो के माध्यम से अर्पित करना चाहते हैं। और आप सभी साथियों से गुजारिश है कि महामान्यवर कांशीराम जी के बारे में जानें, अपने महापुरुषों के बारे में जानें, और उनके विचारों को यथासंभव आत्मसात करें और अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, समाज में को नई दशा और दिशा देने का काम करें। साथियों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बारे में, कुछ फैक्ट चीज़ें हैं, कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं, उस पर चर्चा करते हैं। महामान्यवर कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 ईस्वी को हुआ था। पंजाब ज़िले के, उस ब्रिटिशकालीन पंजाब ज़िले के रोपड़ ज़िले में हुआ था। इनका परिवार जो था वो रामदसिया था। ये हमारे यहाँ का जो यस्सी तबका है, चमार जिसको कहते हैं, उस बिरादरी में इनका जन्म हुआ था। बात जात पात का नहीं रहता है, आदमी जो होता है वो अपने कर्मों से महान होता है। साथियों,
ये अपनी जो है इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो प्राथमिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त करके ये गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से बीएससी की डिग्री 1956 में हासिल करते हैं। उसके बाद ये अपनी आजीविका चलाने के लिए पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में शामिल हो जाते हैं। वहाँ पर साथियों इनको जातिगत भेदभाव झेलना पड़ता है। साथियों याद करिए, एक वक्त था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को भी जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा था अपने कार्यालय में। तो ऐसे ही मान्यवर काशीराम जी को जहाँ पे वो कार्य करते थे कार्यस्थल पर जाति की वजह से तिरस्कार अपमान सहना पड़ा। और साथियों इन्होंने तब बाबा साहब का जो जातियों का विनाश पुस्तक है उसका इन्होंने अध्ययन किया, उसका भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। और एक कहानी है इनके जीवन से जुड़ी हुई कि एक कोई दलित कर्मचारी था जिसके साथ में वो दलित कर्मचारी बाबा साहब के जन्म जयंती पर वो सार्वजनिक अवकाश की मांग करता था। उसको बहुत बुरी तरीके से तिरस्कार झेलना पड़ा था, अपमानित किया गया था। इन तमाम चीज़ों के वजह से महामान्यवर काशीराम जी का हृदय परिवर्तन हुआ और वो 1964 में कार्यकर्ता बन गए। साथियों सामाजिक सेवा में जुट गए और उन्होंने आरंभ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई उस समय की पार्टी होती है उसका समर्थन करते हैं वो। अंत में जब उनको ये चीज़ें हैं पता स्पष्ट होती हैं कि हाँ जो आरपीआई है वो कांग्रेस द्वारा समर्थित है, कांग्रेस को ही समर्थन कर रही है, तो वो आरपीआई को छोड़ करके 1971 ईस्वी में अखिल भारतीय जो SC ST OBC व अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना वो करते हैं जो 1978 में बामसेब का रूप धारण कर लेता है। साथियों बामसेब जो पहले अखिल भारतीय SC ST OBC व अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ होता था वो 1978 में बामसेब बन जाता है। महामान्यवर काशीराम जी का जो ये बामसेब की स्थापना में जो भी उनका इच्छा थी, दिलासा थी उनकी, वो ये इच्छा थी, इसका जो कार्य था मेन ये था कि जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के हमारे कर्मचारी हैं वो बाबा साहब भीमराव जी के विचारों को समाज में प्रचारित और प्रसारित करें और उनके विचारों का समर्थन करें और जो 85% की आवाम है उसको शासन सत्ता में, पढ़ाई लिखाई में, सामाजिक रूप से जागरूक करने का कार्य करें। तो साथियों 1981 में ये महामान्यवर काशीराम जी DS4 की स्थापना करते हैं। DS4 जो सामाजिक संगठन था उसका मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की DS4 की स्थापना करते हैं। दलित वोटर्स और OBC वोटर्स को मूलतः एकजुट करने की कवायद होती है DS4 के द्वारा महामान्यवर काशीराम जी ये बताते हैं कि हम संगठित होकर के, एकजुट होकर के अगर राजनीति में हिस्सेदारी चाहते हैं तो हमें जो SC ST और OBC के बीच की खाई है वो हमें पाटना होगा। महामान्यवर काशीराम जी के DS4 की स्थापना से SC और OBC की खाई पटी और बहन कुमारी माया जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनी। हालांकि सबसे पहला चुनाव और ये 1982 ईस्वी में पूना पैक्ट की जब 50वीं वर्षगांठ होती है, 1982 ईस्वी में पूना पैक्ट की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर महामान्यवर काशीराम जी एक पुस्तक लिखते हैं जिसको कहते हैं चमचा युग। तो चमचा युग जो होता है वो उस समय के उन राजनेताओं पर बहुत तगड़ा कटाक्ष होता है, उन पर व्यंग्य किया जाता है महामान्यवर के द्वारा। जो राजनेता SC ST और OBC के थे लेकिन वो सामंतवादियों के चंगुल में, मकड़जाल में फंस चुके थे और वो अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे लोगों पर कटाक्ष करने के लिए और अपने समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने चमचागिरी पुस्तक प्रकाशित किया 1982 ईस्वी में, जो पूना पैक्ट की 50वीं वर्षगांठ थी। साथियों पूना पैक्ट पे हम लोगों ने पुराने वीडियो में पहले ही चर्चा किया है दिलीप कुमार जी के साथ में कि पूना पैक्ट गांधी जी और बाबा साहब के बीच में एक समझौता होता है। तो उसको जानने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक देंगे जिसमें पूना पैक्ट के बारे में चर्चा किया गया है। 1988 साथियों BSP ये महामान्यवर काशीराम जी एक कोट करते हैं कि जो हमारी पार्टी है वो पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए लड़ेगी, दूसरा चुनाव लोगों तक अपनी पहुंच, अपने आप को पहचान दिलाने के लिए लड़ेगी और जो तीसरा चुनाव होगा
उसके द्वारा हम सत्ता स्थापित करेंगे। ये इनका वचन था। इसके बाद ये 1988 ईस्वी में इलाहाबाद से बीपी सिंह, जो प्रधानमंत्री जी उस समय के हुए थे, बीपी सिंह के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था और उसमें मात्र 70,000 वोटों से ये पराजित हुए थे। मैं यहाँ थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करूँगा। अगर आप हालिया दौर में देखें तो आप पाएंगे कि नगीना सांसद चंद्रशेखर जी, जो इस समय इस बार निर्दलीय चुन के गए हैं, बिल्कुल इसी फार्मूले को अपनाया है और उनकी पार्टी का नाम आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भी है। एएसपी का फुल फॉर्म जो है। पहला चुनाव आप देखिए वो हारे, और दूसरा चुनाव भी वो हारे जब विधायकी का चुनाव लड़े गोरखपुर से, वहाँ भी वो हारे। लेकिन तीसरा चुनाव नगीना से लड़े और तो उन्होंने हाईलाइटेड सीट से इसलिए चुनाव लड़ा था क्योंकि उनकी पहचान, वोट तो उनको नहीं मिला गोरखपुर से, लेकिन पहचान उनको एक ऐसी मिली क्योंकि उन्होंने ऐसे सीट से लड़ा कि जहाँ पर मुख्यमंत्री का दबदबा था। तो और उसका परिणाम आप देखिए नगीना में वो इस बार जब निर्दलीय लड़े तो परिणाम आपके सामने, इस बार वो संसद पहुँच गए। एक बार मैं इसमें पुनः कहना चाहूँगा कि महामान्यवर काशीराम जी ने एक फार्मूला दे दिया है 85% को कि आपको शासन सत्ता में हिस्सा कैसे बनना है। जबकि वो कहा करते थे, वो चीज़ आज भी प्रासंगिक है और सदियों सदियों तक वो चीज़ें प्रासंगिक रहेगी कि हमको बजट का शिकार नहीं बनना है, हमको बजट का हिस्सा बनना है, हिस्सेदार बनना है। तो साथियों, जो भी महामान्यवर के वो हमारे महापुरुष थे, जो हमारे दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़े तबके के उद्धारक थे, तो उनके फार्मूले पे जो भी चलेगा वो शासन सत्ता में हिस्सेदार बनेगा। तो आइए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल जानना ही चाहिए, इसलिए हम तथ्यात्मक चीज़ों को रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके जीवन में होता है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है 1992 ईस्वी में, तो SC ST और OBC की खाई को पाटने के लिए जो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है, वो बहन जी और मुलायम सिंह यादव के बीच का समझौता होता है। तो तब एक नारा चला करता था कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण के साथ में दीक्षा ग्रहण लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ में। वो 5 लाख की संख्या थी। महामान्यवर काशीराम जी काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप ही 14 अक्टूबर 2006 को तिथि निर्धारित किए थे कि हम 5 करोड़ अनुयायियों के साथ में बहन कुमारी मायावती जी और महामान्यवर काशीराम जी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 5 करोड़ अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और हम प्रभावित करेंगे। लेकिन यदि हम अभी ऐसे ही बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो एकमात्र 2 लोग ही बौद्ध धर्म की दीक्षा में जा पाएंगे। तो इस वजह से वो चीज़ें एक डे ड्रीम रह जाता है, सपना ही रह जाता है। साथियों, 1994 में इनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगता है और इनको पहली बार दिल का दौरा पड़ता है। 95 में इनके मस्तिष्क में धमनी में खून का थक्का जम जाता है। लगातार ये 2 साल बेड रेस्ट पर रहते हैं। 2003 में पुनः लकवाग्रस्त होते हैं और 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से 72 वर्ष की उम्र में ये हमारे समाज को छोड़कर, हमारे समाज को नेतृत्व विहीन छोड़कर चले जाते हैं। साथियों, उनको तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो उनकी विचारधारा है, जो उन्होंने हमारे लिए लीक बना दिया है, जो उन्होंने मील का पत्थर गाड़ दिया है हमारे लोगों के लिए, वो अविस्मरणीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। एक किंवदंती की तरह लगता है, एक परियों की कहानी की तरह लगता है, लेकिन साथियों, उन्होंने हकीकत किया है। उन्होंने कहा था कि जिस समाज का, जिस तबके का राजनीति में हिस्सा नहीं होता है, वो समाज, वो तबका मृतप्राय हो जाता है, मरे हुए के समान हो जाता है। तो साथियों, आज पुनः ज़रूरत है कि हम अपने महापुरुषों के बारे में, जानें और उनके नैतिक मूल्यों को आत्मसात करें। इस क्रम में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं विशाल कुमार उन लोगों के रीति रिवाजों को बढ़ाने में मैं कोई भी भूमिका नहीं अदा करता हूँ और ना किया है, जिन लोगों ने 85% को इस भारत भूमि में मानव मानने से ही सदियों से इनकार किया है। इस बात की मुझे बहुत ही संतुष्टि होती है। मैं रात को सुकून की नींद सो पाता हूँ
कि उन धर्म ढोंग पाखंडों रीति रिवाजों को बढ़ाने में मेरी कोई भी भूमिका ना रही है ना रहेगा। मुझे भी बहुत तसल्ली है इस बात को सुनकर कि विशाल जी भी जी उस रीति रिवाज को बढ़ाने में कोई योगदान, कोई भूमिका या कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के रीति रिवाजों ने इस देश की 85% आबादी से इंसान होने का गौरव छीन लिया, अब दिलीप तो इसके भाई लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से गुजारिश भी है कि जाति धर्म की बेड़ियों को तोड़िए। समाज को, देश को नई दशा और दिशा अगर देना है तो जाति और धर्म को ख़त्म किए बिना ये ऊंच नीच की खाई बिल्कुल नहीं ख़त्म होने वाली है। इन सारी बेड़ियों को तोड़ते हुए मानव मात्र में रोटी और बेटी का संबंध बनाइए, जाति और धर्म को ख़त्म करिए, भाईचारा बढ़ाइए, आपसी सौहार्द बढ़ाइए। जब तक जातियाँ रहेंगी तब तक ये सारी चीज़ें संभव नहीं हैं और तमाम जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम तो लेना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि भाई दिलीप कुमार जी कुछ शायराना अंदाज में और अपने कुछ विचारों को रखेंगे जो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है और बहुत ही आनंददायक होता है। जितना विशाल जी ने रखा है, जितनी बातें रखी हैं, उसकी मैं क्या ही तारीफ़ करूं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कंटेंट मेरे पास है कि मैं कह पाऊं। उन्होंने उनके पूरे जीवन के सार को बहुत कम शब्दों में और बहुत बेहतरीन ढंग से रखा है। लेकिन मैं यही कहूंगा अंत में कि अगर हम अपने महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, उनकी जलाई हुई मशाल को अगर अपने हाथों में लेंगे तो हमारा जीवन संवर जाएगा। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनका जीवन संवर गया है, और जिन लोगों ने उन रास्तों को नहीं अपनाया, अपने पूर्वजों के बताए हुए, पढ़े लिखे पूर्वजों के बताए हुए रास्तों को नहीं अपनाया, सद्मार्ग को नहीं अपनाया, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं, उनकी दुर्दशा देख सकते हैं। जिस तरीके से राजनीतिक चेतना का विस्तार किया, जिस तरीके से, अगर मैं एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं कि बाबा साहब अम्बेडकर को पूर्वोत्तर भारत के और ख़ासकर उत्तर भारत के लोग बहुत लेट में जान पाते, 40-50 साल बाद और जान पाते। अगर मानवर कांसीराम जी नहीं आए होते तो यहाँ के लोग तो भूल ही गए थे कि कोई बाबा साहब अम्बेडकर था, कोई भीम था। अरे वो तो महाभारत के भीम को भीम समझते थे। उन्हें क्या पता था कि इस देश के संविधान को भी लिखने वाला कोई भीम है और वो हमारे घर का है, हमारे समाज से है। तब कांसीराम जी आए, और उन्होंने ये बताया कि वो महाभारत का भीम नहीं है भाइयों। उन्होंने साइकिल से रैलियां की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की रैलियां, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की रैलियां की, साइकिल से पूरे भारत को मत दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो अकेले ही चला था दोस्तों जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और जो उनका कारवां था वो लगातार बढ़ता रहा और बढ़ता है और बढ़ता रहेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी तमाम शासन सत्ता में लोग, उनके जो शिष्य हैं, जो बामसेफ की रैलियों में जाते थे, जो DS4 की रैलियों में जाते थे, वो तमाम लोग आज मंत्री हैं, संतरी हैं, विधायक हैं। और आज भी मौका पड़ता है, और जो ईमानदार लोग हैं, जो दिल के ईमानदार लोग हैं, मौका पड़ने पर उनका नाम ज़रूर लेते हैं कि मैं ज़रूर कांसीराम जी की रैलियों में जाता था। तो उनका जो योगदान है राजनीति के क्षेत्र में, उनका जो योगदान है सामाजिक योगदान, उनका जो योगदान है आर्थिक योगदान, बहुजनों को बढ़ाने के लिए 85% लोगों को एकजुट करने का, उसका कोई भी ऋण और कोई भी कर्जा भी हमारा समाज उतार नहीं पाया है। मैं जानता हूं कि आप कभी उतार भी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये कहता हूं कि अगर आप एक प्रयास कर लेंगे तो कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन अविवाहित रहते हुए PCS की नौकरी छोड़कर वो आए थे सामाजिक आंदोलन का आधार बनने। आज हम आप एक छोटी सी नौकरी पा जाते हैं, चपरासी की नौकरी, तो आप चुप रहते हैं, तमाम गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, आप मुंह घुमा के चल देते हैं। और वो PCS थे, वो चाहते तो एक अच्छा जीवन जी सकते थे, वो चाहते तो उनके बच्चे, आज भी उनके बच्चे होते, उनका परिवार होता, और आज भी उनका भी परिवार मंत्री होता, संतरी होता। और मैं कहता हूँ इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार अगर उनका होता, अगर परिवार होता तो, जिस तरीके का संघर्ष की क्षमता थी। लेकिन उन्होंने कभी इस बात पे बल नहीं दिया कि परिवारवाद को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण जो पूंजी था वो किसी दूसरे जो है बच्चे को सौंप दिया, जो उनका व्यक्तिगत बच्चा नहीं था, और उसके हाथ में पूरा अधिकार दे दिया। आज के नेताओं को ये बात सीखनी चाहिए कि राजनीतिक भागीदारी में जिस तरीके से परिवारवाद बढ़ रहा है, और मैं बहुजन नेताओं को भी ये कहूँगा कि जिस तरीके से आज के दौर में आप अपने चाहते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ सेटल हो जाए, मेरा बेटा विधायक हो जाए, मेरा बेटा फलां कंपनी में जॉब करने लगे, इस भावना को छोड़ना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, शहादत देनी पड़ेगी। तब कांसीराम जी की जलाई हुई मशाल को एक स्पीड मिलेगी, एक ताकत मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी। और अगर आप उस ऊर्जा में
योगदान नहीं देते हैं उसको बढ़ाने में, सिर्फ अपने बच्चों को सेटल करने में योगदान देते हैं, सिर्फ अपना राजनीतिक कैरियर पे ध्यान देकर आप सवाल जो है प्रयास करते हैं, तो फिर आप कहीं के नहीं हैं। आप ना समाज के हैं और ना आप देश के हैं। इस देश के आप तभी हैं जब इस देश के सबसे निचले और अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति में से कोई भूखा ना रहे, कोई कमज़ोर ना रहे और कोई अभाव में जीवन न व्यतीत करे, तब तो आपका जीवन जीवन है। अन्यथा फिर आपका जीवन उस बेवफा जो है जानवर की तरह है कि आप खा तो किसी और का रहे हैं, फ़ायदा तो किसी और का रहे हैं, लेकिन गुणगान किसी और चीज़ों का कर रहे हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। 20 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया है। ये वीडियो छोटा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप लोग को देखने में सुविधा रहे। मैं इतना कहूँगा, उनके संघर्ष को याद करके उनकी एक बहुत ही बेहतरीन किताब है चमचा युग, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िए, उनको याद करिए। आज के दिन आप उन पर मोमबत्ती जलाइए, माल्यार्पण करिए, फूल माला जलाइए, उनको याद करिए, मिष्ठान बनाइए। हालांकि आज उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन मुझे उनकी पुण्यतिथि पे अफसोस नहीं करना है। मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि कोई इतना महान और बड़ा महापुरुष हमारे बीच में आया जो हमारे लिए इतना करके चला गया। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि जीवन जो है वो लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन महान होना चाहिए। तो छोटे जीवन का अफसोस नहीं है, बल्कि छोटे जीवन में रह के कितना महान कार्य उस व्यक्ति ने किया है, इस बात का हमें गौरव है, इस बात का हमें अभिमान है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय पेरियार।